नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे सभी स्टूडेंट्स जो भी आरसी सिंह चैनल से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने इस तत्वों के वर्गीकरण के सीरीज में हम आपको आगे की ओर ले चल रहे हैं और वो टॉपिक्स है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। और यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज आने बच्चों में कि कितने आवर्त थे, कितने वर्ग थे, सब आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत से वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले हमारे पास वैज्ञानिक आए डोबेराइनर साहब। उन्होंने अपना दिया त्रिक नियम, फिर वो भी फेल हुआ। उसके बाद आए न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड आए, उन्होंने क्या किया था, अपना अष्टक नियम दिया, वो भी फेल हुआ। फिर आए लोथर मेयर साहब, उन्होंने अपना ग्राफ का नियम दिया, कुछ हद तक सही था लेकिन आगे के लिए फेल था। लेकिन हकीकत में जो लोथर मेयर का ग्राफ था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और सही पूछे तो लोथर मेयर की ग्राफ की सहायता से ही मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, जिसे मूल आवर्त सारणी कहा गया। तो इसलिए मेंडलीव ने क्या किया था कि लोथर मेयर का जो ग्राफ था उसको बड़ी बारीकी से अध्ययन किया था। भाई हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ पढ़ाता, कोई चीज़ देखते हैं, अगर वो अच्छा होता तो उसको कैच कर लेते हैं, फिर उसमें कुछ अपना मिला करके उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो कहते हैं वाह क्या अच्छा है। तो इसी प्रकार जो बाबा तो थे ही, अब बुजुर्ग भी थे तो अनुभवी थे, तो उन्होंने देखा कि आजकल की जो नए नए लौंडे हैं, परेशान हैं, बना रहे हैं, तो चलो मैं इनका निचोड़ लेकर के एक अपना अलग से वर्गीकरण की एक रूपरेखा तैयार कर देता हूं। और हुआ भी ऐसे। तो देखिए, आज हम मेंडलीव के बारे में बताने जा रहे हैं क्या है। तो मेंडलीव का पहले जन्म देख लीजिए कहाँ होता। मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834, ध्यान रखिएगा, 8 फरवरी 1834, एक रूस कंट्री है, साइबेरिया शहर है, वहां पर एक स्थान था, उस स्थान का नाम था टोबोलस्क। में इनका जन्म हुआ था। और जिस समय ये अपनी आवर्त सारणी बना रहे थे उस समय केवल 63 तत्वों की जानकारी थी। कितने तत्वों की? 63 तत्वों की जानकारी थी। क्या ऊपर की लाइन दिखाई दे रही है? एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ ठीक है। तो उस समय केवल 63 तत्वों की जानकारी थी। और चूंकि जो लोथर मेयर साहब थे उनमें समान गुण धर्म वाले ग्राफ में ऊपर चले गए थे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और जो संक्रमण तत्व वाले थे वो नीचे आ गए थे। कुछ असेंडिंग पोर्शन भाग पर, आरोही भाग पर थे, कुछ अवरोही भाग पर थे। ये हमने दिखाया है लोथर मेयर वक्र। अगर आपको यहाँ समझ में ना आ रहा हो तो वहाँ जाकर पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से हमने समझाया है। तो उन्होंने क्या किया कि जो मेंडलीव साहब ने क्या किया, ग्राफ का अध्ययन किया और उन्होंने क्या किया, तत्वों की परमाणु भार और उनके रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध का गहन अध्ययन किया कि इनका परमाणु भार और इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच क्या संबंध है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, 63 कार्ड लिए। कौन से कार्ड? जो ताश खेलने वाले कार्ड होते हैं ना, इक्का दुक्का तिक्की वाला, तो इसी प्रकार के 63 कार्ड लिए। और 63 कार्डों को लेकर के जितने भी तत्व उस समय जानकारी में थे 63, उन सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म को लिखा और लिख करके टांगते चले गए दीवार पर। जैसे यहाँ पर एक कार्ड है, यहाँ पर टांग दिया, फिर दूसरा कार्ड यहाँ टांग दिया, तीसरा कार्ड यहाँ टांग दिया, चौथा यहाँ टांग दिया, पांचवा यहाँ टांग दिया, छठवां यहाँ टांग दिया, सातवां ऐसे टांग दिया। हर कार्डों को जितने अलग अलग गुणधर्म वाले थे उनको अलग अलग टांगते चले गए। कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक ऐसा तत्व आ गया जो इस कार्ड वाले से समानता रखता था,
तो उसको इसके नीचे रख दिया ऐसे, फिर आगे चल दिए, फिर आगे चल दिए, फिर कोई तत्व मिल गया तो उसका गुणधर्म इससे मिल गया, फिर कोई तत्व आया उसका गुणधर्म ऐसे मिल गया। मतलब एक के बाद एक जो है रखते चले गए और 63 के 63 तत्वों को एक सारणी के रूप में सजा दिया इस प्रकार। और यह देखा गया कि तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में थे। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। और उन्होंने यही कह दिया कि जो तत्वों के रासायनिक गुणधर्म हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब अगर उनको बढ़ते क्रम में रखा जाए तो उनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उसमें क्रम से परिवर्तन होता रहता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि एक मिनट, तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीव साहब ने लिखा। क्या लिखा? कि तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब जब आवर्त सारणी बनाया तो उन्होंने कैसे बनाया? देखिए, उन्होंने क्या किया कि हर तत्वों का रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ करवाया। जितने भी 63 तत्व थे उनकी रासायनिक अभिक्रिया करवाई। किसके साथ? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। तो क्या किया, जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास लिथियम है, अभी हाइड्रोजन को छोड़ो, बाद में बताते हैं। लिथियम को छोड़ो, तो जब लिथियम की उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया। जब लिथियम की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ? ये हुआ। देखिए, लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, अर्थात इसको लिख सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके लिथियम हाइड्राइड, ये बन गया। क्लियर? फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, सोडियम से करवाया। तो जब सोडियम से करवाया तो MaH हो गया, सोडियम हाइड्राइड। फिर पोटेशियम से करवाया तो KH, पोटेशियम हाइड्राइड हो गया। फिर रुबिडियम से करवाया तो RbH हो गया। ये अर्थात हाइड्राइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम का। तो इस प्रकार के तत्वों की जानकारी मिली। एक संरचना, एक सूत्र जैसे तत्व यौगिक प्राप्त हो गए। हाइड्रोजन से करवाए, यह हो गया। ऑक्सीजन से करवा रहा, तो लिथियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ ऑक्सीजन के 2, तो ये मिलाकर हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड। ये हो गया। सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। ये हो गया। पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवाया तो पोटेशियम ऑक्साइड। रुबिडियम के साथ करवाया, रुबिडियम ऑक्साइड। तो कहने का मतलब होता है, इनको हम जनरली रूप से क्या लिख सकते हैं, इनको हम जनरली रूप से क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं, अगर हम प्रथम ग्रुप में जो उपस्थित तत्व हैं, अगर हम इनको R से शो कर दें तो R तो में शो कर दिया तत्वों को, और यहाँ पर 2 लगाकर वो कर देंगे। ये तो हो गया ऑक्साइड के लिए। और यदि हाइड्रोजन के साथ करवाएं सभी तत्वों को R लिख दें, और हाइड्रोजन से करवाएं तो H लिख देती है। तो जितने भी तत्वों का सूत्र इस प्रकार का बना, R2O और RH, जहां पर R क्या है, पहले वर्ग में उपस्थित एलिमेंट है तत्वों में, और O क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन, और H क्या है,
हाइड्रोजन से रिएक्शन। तो इस प्रकार के जितने भी तत्व मिले उनको पहले वर्ग में रख दिया। क्लियर? चलिए अब ये वर्ग क्या है बड़े देख लीजिए। मेंडलीफ ने क्या किया, और देखिए बेरिलियम से जैसे है, अगर बेरिलियम से रिएक्शन करवा रहे हैं तो देखिए Be, बेरिलियम की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? हाइड्रोजन से, तो ये बनेगा BeH2। मैग्नीशियम से करवा रहे हैं तो MgH2। कैल्शियम से करवा रहे हैं तो Ca क्या हो जाएगा? H2। स्ट्रांसियम से करवा दीजिए तो SrH2। ये हो गया। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाइए। अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो जरा देखिए BeO। अब ऑक्सीजन की भी दो वैलेंसी होती है, अब बेरिलियम की भी दो वैलेंसी होती है, तो दो दो हम लिख दो या ना लिखो, दो दो यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो हटा दो, तो क्या बन गया? BeO अर्थात बेरिलियम ऑक्साइड। ये हो गया बेरिलियम ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम को देखिए, चाहे Mg2O लिखो चाहे खाली ऐसे कर दो, तो क्या बन जाएगा? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो कहने का मतलब अगर हम इनको R मान लेते हैं तो क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए RH2 और यहाँ पर RO बनेगा। तो जितने इस प्रकार के फार्मूले वाले यौगिक हैं उनको दूसरे कॉलम में रख दिया। अर्थात यहाँ RH2 देखिए, यहाँ RH2 लिखा हुआ है और यहाँ RO लिखा है, यहाँ RO लिखा है। यहाँ पर क्या है भैया? R2O है, R2O है, यहाँ RH है, यहाँ RH है। क्लियर? इसी प्रकार जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएगा, एल्युमिनियम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएगा तो क्या बनेगा? AlH3 बनेगा। गैलियम से करवा दीजिए, बोरान से करवा दीजिए तो BH3 बन जाएगा। अर्थात जनरली रूप में इसको RH3 लिख सकते हैं, RH3 लिखा हुआ यहाँ पर ही। अब अगर ऑक्सीजन से करवा रहे हैं तो जरा देखिए ऑक्सीजन से करवाएंगे क्या बनेगा? 1 मिनट। अगर ऑक्सीजन से करवाएंगे बोरान की तो देखिए B क्या बनेगा? B और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन की तो दो होती है तो यहाँ पर रख देंगे, और बोरान की हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 3, तो 3 का रिएक्शन होगा, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, तो 3 इसकी वैलेंसी 3 यहाँ पर कर दी। एल्युमिनियम के देखिए Al2O3, क्योंकि एल्युमिनियम के 3 होती है, 13 होता है परमाणु क्रमांक, तो 2 8, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 3, तो 3 इलेक्ट्रॉनों को हमने यहाँ रख दिया वैलेंसी, क्योंकि बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो वैलेंसी होती है। तो एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में कितने हैं? 3 है, तो हमने इनकी वैलेंसी 3 इधर लिख दिया। जनरली रूप में इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्या? R2O3। तो ये फार्मूला हो गया यहाँ पर R2O3, और हाइड्रोजन को तो बता ही दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने ऑक्साइड तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्राइड का अध्ययन करके 63 के 63 तत्वों को पूरा इस सारणी में सेट कर दिया। और बड़ी इत्तेफाक की बात है कि सभी तत्वों 63 तत्वों के स्थान मिल गया। गजब के वैज्ञानिक तो भाई साहब, इतने महान वैज्ञानिक अब क्या बताएं। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, और उन्होंने क्या बताया कि जब सारणी बनाया तो सारणी बना करके उन्होंने ये बताया कि इस प्रकार की सारणी में जो मेरी इस प्रकार की लाइन है उसको वर्ग कहा गया। क्या कहा गया? वर्ग। अर्थात जो सीधी लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको उन्होंने समूह कहा या वर्ग कहा। तो कितने समूह हैं? 8। तो ध्यान रखिएगा 8 समूह हैं। कितने समूह हैं? 8।
यानी वर्ग आपके इसमें कितने 8। क्लियर। और जो इस प्रकार की लाइन चली गई है इनको क्षैतिज लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, अर्थात इनको आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। और आवर्त की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, हम पढ़ा रहे हैं आपको मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग की संख्या 8, अवावर्त की संख्या 6। कुछ लोग बताते हैं कि 7 होते हैं, कुछ लोग 12 बताते हैं। अरे अभी आप केवल 63 तत्वों के बारे में देख रहे हैं, वो बाद में आपको बताया जाए कि 12 हुआ कि 7 हुआ। अभी केवल मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की बात हो रही है, इसे ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी शब्द है ये, एनसीईआरटी बात है, बता रहे हैं आपको। तो वर्ग कितने हैं? 8 और आवर्त कितने? 6। और उन्होंने एक खास बात ये बताया कि पहले वर्ग में जितने भी तत्व हैं उनकी वैलेंसी होगी 1। यहां पर वैलेंसी हो जाएगी 1। इसमें कितनी वैलेंसी? 1। दूसरे वर्ग में जो भी तत्व हैं उनकी वैलेंसी 2 होगी। तीसरे वर्ग के 3, चौथे वर्ग की 4, और जो पांचवा वर्ग है उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 8 - 5 अर्थात 3। क्या हो जाएगी? 8 - 5। मैं यहां लिख दूं क्या? यहां पर लिख दूं 8 - 5 बराबर 3 हो जाएगी। छठवें वर्ग में 8 - 6 बराबर 2 हो जाएगी। सातवें में 8 - 7 बराबर 1 हो जाएगी। और आठवां तो संक्रमण श्रेणी है, इसकी बात अलग है, परिवर्तित संयोजकता होती है। इतना डाउट क्लियर हो? चलिए अब देखिए, इतना करने के बाद जब बना दिए तो लोगों ने तारीफ की पुल बांध दी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई हमारी नकल है। लेकिन भाई नकल कैसे हो गई? ये तो आपने पहले से ही प्रकाशित कर दिए थे, है ना? पहले से प्रकाशित कर दिए तो नकल कैसे हो गई? भाई अगर आपको अपने कार्यों पर संतुष्टि थी तो आपको प्रकाशित करना चाहिए, सबके सामने एक्सप्लेन करना चाहिए। तब तो लोथर मेयर साहब ने एक्सप्लेन नहीं किया, और जब मेंडलीव साहब बना दिए तो कह रहे हैं कि हमने बनाया। नहीं, कुछ भी हो, आखिर सबसे पहले सबके सामने मेंडलीव साहब ने इस आवर्त सारणी को रखा तो उनकी ही आवर्त सारणी मानी जाएगी। तो ध्यान रहे, मेंडलीव के समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे और 63 तत्वों को उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। और इस क्रम में रखा कि पहले वर्ग में उपस्थित तत्वों की संयोजकता 1, दूसरे वर्ग में उपस्थित तत्वों की संयोजकता 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, और पांचवें में 3, छठवें में 2, सातवें में 1, और लास्ट वाला जो संक्रमण श्रेणी होते हैं इनकी बात अलग है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 8। कितने आवर्त हैं? 6। इस प्रकार से इन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी आवर्त सारणी बनाया, जिसके लिए मेंडलीव साहब को याद किया जाता है। तो ये तो रहा मेंडलीव की आवर्त सारणी। अगर आप देखना चाहते हैं तो तत्वों को आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से 63 तत्वों के बारे में उन्होंने अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं मेंडलीव की उपलब्धियां। तो इनको ध्यान रखिए, R2 क्या है, RO क्या है, RH2 क्या है, R2O3। जरा नाइट्रोजन का देख लीजिए। नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की रिएक्शन आप करवा रहे हैं हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाने क्या बनेगा आपका? NH3 बिल्कुल बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। अरे भाई नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। पहली कक्षा में कितने हो गए? 2, बचे 5। तो उनको साझेदारी करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 वैलेंसी तो होगी ना। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी किधर दिखा दिया गया है?
हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इस NH3 हो गया। फास्फोरस से रिएक्शन करवाइए, PH3 हो जाएगा, ठीक है। और आप आर्सेनिक से करवा दीजिए तो AsH3 हो जाएगा। जनरली रूप में अगर NPAS को आर्सेनिक को हम लिख दें R तो H3 हो जाएगा, ये फार्मूला बन गया। तो RH3 वाले यौगिकों को, ऐसे तत्वों जो RH3 जैसे यौगिक बनाते हैं उनको एक साथ यहाँ रख दिया गया और यहाँ लिखा हुआ RH3। क्या लिखा? RH3। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो नाइट्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की कितनी होती है भैया? कितना होता है ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की तो होती है 2 और नाइट्रोजन कितनी होती है बताइए, कितनी होती है? अरे डी ब्लॉक के तत्व हैं ये, नो नो नो, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से 5 बैलेंसी हो जाएगी। फास्फोरस की देखिए P2O5, तो इस प्रकार के अगर हम इनको लिख लें R2 तो इसको R2O5, तो इस प्रकार से इस प्रकार के यौगिक और इस प्रकार के यौगिकों को इस कॉलम में रख दिया गया है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आपको मेंडलीव की उपलब्धियां बताने जा रहे हैं। चलिए आइए देखिए, तो अब देखिए उपलब्धियां पढ़ लेते हैं। उपलब्धियां क्या है? उपलब्धियां बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। देखिए मेंडलीव ने क्या किया था, तत्व, ये जो जितने भी तत्व थे इन तत्वों को समूह और वर्ग में इस प्रकार व्यवस्थित किया, जितने भी तत्व थे उनको समूह और वर्ग में, समूह या आवर्त, वर्ग या आवर्त में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि समान गुण धर्म वाले तत्व जितने भी हैं वो एक ही वर्ग में आ जाए। और इसीलिए उन्होंने परमाणु भार को तो देखा था, लेकिन साथ में रासायनिक गुण और भौतिक गुण धर्म को भी देखा और फिर सारणी बनाया था। इसीलिए मेंडलीव साहब ने क्या किया था, तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार था उस पर, किस पर फोकस किया? उन्होंने फोकस किया, क्या किया? मेंडलीव देखिए वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का जो आधार माना वो क्या माना था? भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म को माना। ठीक है। और वो जानते थे कि यदि तत्वों को परमाणु भार की बढ़ते क्रम में रखा जाएगा तो कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो आवर्त सारणी में क्रम के अनुसार नहीं रखा जा सकता है। कौन? मेंडलीव ने कहा। मेंडलीव जानते थे कि यदि मैं परमाणु भार के बढ़ते क्रम में हर जगह सेट करूंगा तो कुछ तत्व ऐसे होंगे जो आवर्त सारणी में स्थान ही नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने सारणी में कुछ जगहों पर क्या किया कि कम परमाणु भार वाले तत्वों को आगे और अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को पीछे रख दिया। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, क्या एग्जाम्पल है यहाँ पर आपको एग्जाम्पल है, फटाफट देखिए। ये टेल्यूरियम और आयोडीन, टेल्यूरियम और आयोडीन, ये टेल्यूरियम को जो परमाणु भार है वो है 127.60 और आयोडीन है उसका परमाणु भार है 126.90। मेंडलीव ने तो कहा था कि मैं परमाणु भार की बढ़ते क्रम में रख रहा हूं। अगर परमाणु भार की बढ़ते क्रम में रख रहे हैं वो, तो आयोडीन को पाछे और टेल्यूरियम को आगे रखना चाहिए। लेकिन मेंडलीव साहब ने ये क्या किया, टेल्यूरियम को पीछे ही रख दिया, अर्थात अधिक परमाणु भार वाले को पीछे रख दिया। कहाँ रख दिया भाई? यहाँ पर। और जिसका परमाणु भार कम था अर्थात आयोडीन, उसको क्या किया उन्होंने रख दिया, आगे रख दिया। यानी कम वाले को आगे, अधिक वाले को पीछे। ये तो कमी थी।
तो मेंडलीफ ने कहा, अब बाबा ही थे तो दिमाग तो लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये मेरी कमी नहीं, मेरी आवर्तसारणिक कमी है। आप इसको, मैंने इसलिए इसको रखा यहाँ पर कि जो आयोडीन को मैंने आगे क्यों किया, क्योंकि आयोडीन जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि से समानता दर्शाता था। मेंडलीफ ने कहा कि आयोडीन को मैं आगे इसलिए कर दिया क्योंकि आगे रखने पर जो आयोडीन है वो ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन से समान गुणधर्म जैसी प्रकृति दर्शाता, अर्थात जो आयोडीन के गुण है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के गुणों से मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने आयोडीन को आगे कर दिया। लोगों ने कहा, वाह बाबा जी, ये तो आपने बहुत कमाल किया। तो कहा कि ठीक है, ये मेरी आवर्तसारणिक कमी, मेरी कमी नहीं। वाकई में उनकी कमी थोड़ी, वो तो महान वैज्ञानिक थे जो इतना सब कुछ बनाया। फिर उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, ये मेरी कमी में डाल दीजिए, पढ़ाते रहिए सब लोगों को, बस ऐसे कि यहाँ पर ये ऐसा था, वो ऐसा था। तो सबसे बड़ी विशेषता यहाँ थी कि यहाँ पर उन्होंने क्या देखा, रासायनिक गुणधर्म को देखा। कौन देखा? मेंडलीफ ने। किताबों में लिखा है कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ऑक्साइड और हाइड्राइड का अध्ययन किया और साथ में रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्मों को भी देखा, तब जाकर के आवर्तसारणी में सेट किया। दूसरी बात देखिए, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर देखिए निकिल और कोबाल्ट, जरा निकिल देखिए और कोबाल्ट, 1 मिनट, निकिल कोबाल्ट को देखिए। निकिल और कोबाल्ट कहाँ है? निकिल कोबाल्ट कहीं है? आपको दिखाई दे रहा है निकिल कोबाल्ट? यहाँ देखिए, निकिल का है 58.71 और कोबाल्ट का कितना है आपको भैया? कोबाल्ट का है 58.93। तो किसका ज्यादा भैया? कोबाल्ट का ज्यादा है। कोबाल्ट का ज्यादा है, लेकिन फिर भी कोबाल्ट को क्या पीछे कर दिया गया है और निकिल को आगे कर दिया गया है। जब इसका रीजन पूछा गया तो उन्होंने मेंडलीफ साहब ने फिर कहा कि भैया जी कोबाल्ट है ना, ये रोडियम से, कोबाल्ट जो है रोडियम से समानता दर्शाता है और निकिल जो है प्लेटिनम से समानता दर्शाता है, इसीलिए मैंने आगे पीछे कर दिया। कहा तो आपको कमी है? कहा बिल्कुल मेरी कमी है, पर ये श्योर है कि निकिल प्लेटिनम से दर्शाता है रासायनिक गुणधर्म समानता में और कोबाल्ट रोडियम से दर्शाता है, इसीलिए मैंने रख दिया। आप चाहे कुछ भी कहो, मैं ऐसे ही रखूंगा। तो बहुत ही बहस हुई, लेकिन फिर भी मेंडलीफ तो मेंडलीफ, बाबा तो बाबा थे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से उपलब्धियां ये थी। और तीसरी एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां ये थी कि जो भाई बहुत ही मजेदार, उन्होंने कह दिया, मैं तो यार उस लाइन को पढ़ करके इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मैं क्या बताऊं। मेंडलीफ साहब एक जादूगर ही नहीं, एक बहुत बड़े विद्वान थे। कैसे? आवर्तसारणी बनाते समय उन्होंने कुछ जगहों पर खाली जगह छोड़ दिया था। लोगों ने पूछा कि ये बाबा जी खाली जगह क्यों छोड़े आप? खाली जगह कहाँ छोड़े? क्योंकि जब मेंडलीफ साहब आवर्तसारणी बना रहे थे उस समय क्या था, जर्मेनियम, किसकी? जर्मेनियम और गैलियम, यानी Ga, देखो सॉरी गैलियम और जर्मेनियम की खोज नहीं हुई थी। जब उन्होंने आवर्तसारणी बना रहे थे मेंडलीफ साहब, तो उस समय गैलियम और जर्मेनियम की खोज नहीं होती। अर्थात यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, खाली जगह छोड़ दिया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर खाली जगह छोड़ दिया था, यहाँ पर खाली जगह छोड़ दिया था। तो लोगों ने कहा कि बाबा जी आपने यहाँ क्यों खाली जगह छोड़ दिया? करे बच्चों, तुम लोग नहीं जानते हो, तुम लोग आजकल के बच्चों क्या जानो। देखो बच्चों, मैंने खाली जगह इसलिए छोड़ दिया था कि यहाँ परमाणु भार 65 है और यहाँ परमाणु भार 74 है, तो इनके बीच बहुत गैपिंग है भाई, इतना ज्यादा गैपिंग थोड़ा हो सकता है। कहा कि इनके बीच अभी कुछ तत्व हैं जो भविष्य में मिलेंगे और उनका परमाणु भार इतना 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 होगा। कहा कि एल्युमिनियम के नीचे जो तत्व आएगा उसका नाम होगा
क्या नाम होगा भैया? उसका नाम होगा इका एल्युमिनियम। क्या होगा? इका एल्युमिनियम नाम होगा। और जो इसके नीचे सिलिकॉन के नीचे होगा उसका इका सिलिकॉन का नाम दिया जाएगा। मेंडलीव साहब ने कहा कि एल्युमिनियम के नीचे जो तत्व आएगा उसका नाम होगा एका एल्युमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे जो तत्व आएगा उसका नाम होगा इका सिलिकॉन। और कहा इतना ही नहीं, उनका परमाणु भार होगा, उनका जो परमाणु भार होगा, जो एका एल्युमिनियम होगा उसका परमाणु भार 69.72, और जो एका सिलिकॉन होगा उसका परमाणु भार 72.59 होगा। और इत्तेफाक की बात, जब इन तत्वों की खोज हुई गैलियम और जर्मेनियम की, तो उनका परमाणु भार लगभग इतना ही था। अरे वाह यार, ऐसी भविष्यवाणी करने वाले बाबा साहब मेंडलीव को मेरा शत शत नमन। ऐसे थे मेंडलीव साहब कि जो भविष्यवाणी कर दिए थे कि ये तत्व हैं और मिलेंगे। मैं तो भाई बहुत खुश हूं, और मेंडलीव साहब जिंदाबाद। समझ में आ गया? तो यहां पर बाद में रखा गया, क्या रखा गया यहां पर रख दिया गया, और मिनट मेरा पेन कहाँ गया, देखो खो गया, चलो कोई बात नहीं। यहां पर रख दिया गया गैलियम, और यहां पर रख दिया गया जर्मेनियम। गैलियम को परमाणु क्रमांक था वो 69.72, और इसका जो था 72.6 के आसपास था। तो ये उनकी महान उपलब्धि थी। किसकी थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी का। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। इसके बाद थोड़ी सी और आई है, उसको भी हम बताने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आपको हम लास्ट में बताने जा रहे हैं कमियां। तो देखिए, मेंडलीव साहब ने तो बहुत मेहनत किया, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ कमियां रह गई। होता ना कि आप चाहे जितना अच्छा काम करो, लेकिन थोड़ी सी अगर फॉल्ट हुआ तो वो आग की तरह लग जाती है। व्यक्तिगत अनुभव भी है। थोड़ी सी अगर कमी आपकी हो गई है, थोड़ी सी, अब भले लाइफ में कभी कोई बुराई नहीं की है, सबका अच्छा काम किए हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी आपकी फॉल्ट हुई तो फिर वो आग की तरह लगती है। तो मेंडलीव साहब क्या किए थे? मेंडलीव साहब बहुत अच्छा बनाए थे, लेकिन फिर भी कमियां बताने वाले कमियां हो गई। लेकिन वो कमियां मेंडलीव की नहीं होनी चाहिए, वो कमियां आवर्त सारणी की है। मेंडलीव तो महान वैज्ञानिक थे। तो आइए उनकी कमियां देखते हैं। सबसे पहले क्या कमी थी? असमान तत्वों को एक साथ रखना, पहला पॉइंट। अब असमान तत्वों में क्या क्या है देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम के साथ उन्होंने क्या कर दिया? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को रख दिया। सबसे बड़ी कमी, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो भी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम के साथ उन्होंने क्या क्या रख दिया भैया? कॉपर को रख दिया, और सिल्वर को रख दिया, और गोल्ड को रख दिया। भैया ये तो क्षारीय धातु है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्षारीय धातु है, और बहुत ही क्रियाशील है, और ये बहुत ही क्रियाशील है, और ये तो कम क्रियाशील है, मुद्रा धातु में है। तो कहा कि बाबा जी आपने अधिक क्रियाशील धातुओं के साथ कम क्रियाशील धातुओं को क्यों रख दिया? तो बाबा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, और कहा भैया कि इसको मेरी कमियों में डाल दो। बाकी लगभग मैंने सही बनाया है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, इसलिए कमी के रूप में इसको देखा जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, यानी पहला क्या था कि असमान तत्वों को एक साथ रख दिया। अब ये तो रही असमान तत्वों को एक साथ रहा, लेकिन कहा बाबा आपने तो ठीक किया, असमान तत्व जो समान तत्व नहीं है उनको एक साथ रख दिया, ठीक है, लेकिन जो समान तत्व थे, जो समान गुणधर्म दर्शाते थे, उनको आपने अलग अलग कर दिया। ये बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। कहा कैसे? तो उन्होंने कहा दूसरा पॉइंट कि जो जैसे बेरियम और प्लेटिनम, ये बेरियम और प्लेटिनम जो एक जैसे गुण दर्शाते हैं, और दूसरा आपका सिल्वर और थैलियम, ये जो एक साथ गुण दर्शाते हैं, आपने उनको अलग अलग रख दिया। सिल्वर यहाँ है
और थैलियम कहाँ भाई, यहाँ पर है, यहाँ पर थैलियम है, यहाँ पर सिल्वर है, इनके गुण लगभग मिलते जुलते हैं, तो आपने इनको अलग अलग कर दिया है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बेरियम और प्लैटिनम, प्लैटिनम यहाँ आपका है, और बेरियम कहाँ भैया, बी ए यहाँ पर ये और यहाँ पर ये का, इन दोनों के गुणधर्म मिलते हैं, तो आपने इनको अलग कर दिया। अर्थात समान असमान गुणधर्म वाले तत्वों को आपने एक में रख दिया। चलो ठीक है, आपने रख दिया। अब जो समान गुणधर्म वाले तत्व हैं उनको आपने अलग अलग क्यों रख दिया? हम ये स्वीकार नहीं करेंगे बाबा जी, आप हमको माफ करिए। तो बाबा साहब ने कहा भाई ठीक है, इसको भी हमारी कमियों में डालो। तो दूसरी कमी हो गई। तीसरी कमी क्या है? अधिक परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले रख दिया। कैसे? यहाँ पर देखिए, क्या अधिक परमाणु भार वाले हैं? कोबाल्ट और निकेल। अभी आपको बताया था, इसके पहले हमने बता दिया कोबाल्ट का परमाणु भार कितना? 58.93 और निकिल का 58.71 है। निकिल का कम है तो निकिल को आगे रख दिया गया, और कोबाल्ट का ज्यादा है तो उसको पीछे रख दिया गया। लोगों ने पूछा बाबा जी ने यहाँ पर आपने क्या किया? तो कहा भाई इसको भी मेरी कमियों में डाल दो। ठीक है, तीसरी कमी हो गया निकिल और कोबाल्ट। निकिल को आगे, कोबाल्ट को पीछे, जबकि निकिल को पीछे रखना चाहिए अगर आप परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं। और अगला है हाइड्रोजन के स्थान। उन्होंने कहा बाबा जी हाइड्रोजन को कहाँ रखेंगे? हाइड्रोजन तो पहले वर्ग में उपस्थित क्षार धातुओं से भी समानता रखता है, और यहाँ पर जो फ्लोरीन क्लोरीन जो 7वें वर्ग में रखा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, अरे यहाँ पर देखिए लिथियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। लिथियम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? लिथियम हाइड्राइड। और यहाँ पर फ्लोरीन से क्रिया करवाएगा तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा। सोडियम से क्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। यहाँ क्लोरीन से रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। तो कहा तो हाइड्रोजन तो पहले वर्ग में उपस्थित क्षार धातुओं जैसे गुण रखता है, और 7वें वर्ग में उपस्थित इनसे भी गुणधर्म मैच करता है, तो फिर इनको आपने यहाँ कहाँ रखेंगे? कहा भाई ऐसा है, ये अपवाद है। बाबा ने कहा ये अपवाद है, इसको मैं स्थान नहीं दे पाऊंगा, इसको आप ऐसा करिए जहाँ मनो वहाँ रख दो। तो फिर उन्होंने यहीं पर रख दिया और कहा ये भी मेरी कमी है कि मैं हाइड्रोजन का स्थान नहीं दे पा रहा हूँ। और एक महत्वपूर्ण कमी ये थी कि चलो ठीक है बाबा जी, ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, आप गुस्सा मत होइए बाबा जी, आप हमको ये बताइए कि जब आज परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं तो मुझे ये बताइए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3, ये 3 समस्थानिक हैं। और पहला प्रोटॉन जो 1H1 है, इसका परमाणु भार 1 है, इसका परमाणु भार 2 है, इसका परमाणु भार 3 है। तो कह रहे हैं इनको प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटिरियम को कहाँ रखेंगे? इनको भी तो रखना है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे कि यहाँ कहाँ रखेंगे? तो कहा भाई अभी समस्थानिकों की बात मत करो, अभी समस्थानिकों की बात मत करो, ये बात के काम है, अभी सिर्फ इतना ही देखो। तो इस प्रकार से मंडलीक साहब ने बहुत ही मेहनत से आवाज सारणी बनाया और उसमें उपलब्धियां भी बहुत हासिल किया, लेकिन कमी निकालने वाले तो कमियां भी निकालते हैं। तो आज आपको केवल मंडलीक की मूल आवाज सारणी के बारे में पढ़ाया गया है और टोटल NCERT वर्ड पढ़ाया गया है, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, रोक रोक करके वीडियो देखिएगा, जहाँ समझ में ना आए वहाँ कमेंट करिएगा। इसके बाद हम आधुनिक आवाज सारणी बनाने की दिशा में आगे चल रहे हैं। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा वीडियो, बस ध्यान रखिएगा। मूल आवाज सारणी में 8 वर्ग हैं और 6 आवर्त, ये इम्पॉर्टेंट है। शून्य वर्ग की खोज नहीं हुई थी। ओके।